थर्मोडायनेमिक्स, ये मैक्सिमम चैप्टर मतलब 30% चैप्टर केमिस्ट्री से रिजेंबल करता है। क्या होता है बच्चे थर्मोडायनेमिक्स, बताइए। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? हाँ, क्या चीज है बच्चे हैं? नहीं, thermodynamics is the branch of science. Thermodynamics is the branch of science thermodynamics is the branch of science which deals with exchange of heat between system and surrounding, between system and system and surrounding. What is system? जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हो वो सिस्टम है। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन is system and rest of the universe is surrounding, and rest of the universe is surrounding। जिस चीज को आप पढ़ रहे हो वो सिस्टम है, बाकी पूरी दुनिया सराउंडिंग है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने तरीके के होते हैं बच्चे आपने पढ़ा है? ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम कौन सा होता है बच्चे? ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच हाँ, जैसे आपने एक चाय का कप पड़ रखा हुआ था, उसमें बाहर से आके मक्खी गिर गई, मैटर एक्सचेंज हो गया और चाय ठंडी भी हो जाएगी, तो वो कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, आपने चाय की प्याली को ढक दिया, बाहर से मक्खी आके अंदर नहीं गिर सकती चाय के अंदर, क्लोज सिस्टम। ठीक है, लेकिन चाय तब भी ठंडी हो जाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम, आपने चाय को मिल्टन की बोतल के अंदर पैक करके रख दिया, तो चाय काफी देर तक गर्म रहेगी, लेकिन आइसोलेटेड का मतलब होता है कभी ठंडी ना हो। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आइसोलेटेड हो, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आइसोलेटेड हो। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? इसमें एक्सचेंज ऑफ बोथ हीट एंड मैटर between system and surrounding, between system and surrounding, closed, exchange of heat only between system and surrounding, isolated, exchange of neither exchange of heat nor of matter, neither exchange of heat nor of matter। ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉल्स, बच्चे दो तरह की वॉल होती हैं, दो तरह की वॉल होती हैं। एक होती है बच्चे डायाथर्मल, डायाथर्मल इनको और क्या कहते हैं बच्चे? कंडक्टिंग, which allow the passage of heat through them।
नाम बता रहे कंडक्टिंग है, तो ये वो वॉल होती है विच अलाउ पैसेज ऑफ हीट थ्रू देम। एक होती है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक या फिर नॉन कंडक्टिंग, एडियाबैटिक या फिर नॉन कंडक्टिंग। ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। विच डोंट अलाउ द पैसेज ऑफ हीट थ्रू देम, विच डोंट अलाउ द पैसेज ऑफ हीट क्या बच्चे? बच्चे देयर इज नो वन इन द वेटिंग रूम। ओके बच्चे, which don't allow passage of heat through it। ठीक है, तो दो तरह की वॉल होती है। एक वर्ड होता है बच्चे थर्मल इक्विलिब्रियम, एक वर्ड होता है बच्चे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे? बताओ, आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया ना थर्मोडायनेमिक्स, तो जवाब बताओ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या नहीं पढ़ा है? हाँ, मतलब हीट फ्लो ना करे, हीट एक्सचेंज ना हो, टू सिस्टम्स आर सेट। हाँ, इट स्टेट्स दैट पता नहीं, डी वाले तो कह रहे थे उन्होंने पढ़ लिया, तुम्हारा रह गया होगा, और बी वाले हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी अब। इट स्टेट्स दैट two systems are said to be in thermal equilibrium. Two systems are said to be in thermal equilibrium if there is no flow of heat from one to another. There is no transfer of heat, no transfer of heat from one to another। जब एक से दूसरे में कोई हीट ट्रांसफर ना हो रही हो। ठीक है बच्चे, नाउ देयर इज वन मोर टर्म, zeroth law of thermodynamics। zeroth law of thermodynamics। zeroth law of thermodynamics क्या कहते थे बच्चे?
थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉ है, 0, 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 0, फर्स्ट और सेकंड ही दे रखे हैं, तो थर्ड तो है ही नहीं। और सेकंड लॉ में फिजिक्स सारा कट चुका है, जो बचा हुआ चैप्टर है सेकंड लॉ का, वो सबसे मुश्किल था, वो कट चुका है। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बच्चे, इसी चैप्टर में बच्चे, फर्स्ट 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तीनों इसी चैप्टर में है। हाँ, तो वो सेकंड लॉ कट गया पूरा, सेकंड लॉ पूरा कट चुका है। ठीक है, देखिए बच्चे, 0th लॉ ये क्या कहता था कि अगर ये ए बी सी तीन सिस्टम है, ठीक है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चे, स्टेटमेंट लिखिए इसकी, इट स्टेट्स दैट it states that if system A and C are in thermal equilibrium, it states that if system A and C are in thermal equilibrium, system B and C are in thermal equilibrium, it states that if system A and C are in thermal equilibrium, system A and B and C are in thermal equilibrium, then system A and B, system A and B will also be in thermal equilibrium. System A and B will also be in thermal equilibrium. हाँ, बस यही वाली बात है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, बच्चे दो तरह की होती हैं, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। अब आपके पास एक बाल्टी पानी है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन दैट बकेट, 10⁻3। एक समुंदर पानी है, उसकी डेंसिटी कितनी, 10⁻3। तो डेंसिटी का मास से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव होती है। प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज which are independent of quantity of matter present in the system. Properties which are independent of quantities of matter present in the system. Example, density, temperature। अगर आपके पास एक बाल्टी पानी था, उसमें से आपने एक मग पानी निकाल लिया, दोनों का जगह टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, चाहे एक मग में हो चाहे एक बाल्टी में हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह बनी है, चाहे आप एक बोतल के अंदर लो, चाहे पूरे यानी यूनिवर्स में एटमॉस्फेयर में लो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर।
quantity of matter present in the system. Example, mass. अब एक मग पानी और एक बकेट पानी का मास सेम थोड़ा ना, मास, वेट, वॉल्यूम, हीट। एक बकेट पानी गर्म करना है और एक मग पानी गर्म करना है, एक बकेट पानी को गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगी, है ना। वर्क डन, नंबर ऑफ मोल्स, शाबाश। तो वो पर नंबर ऑफ मोल्स प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जाम्पल ठीक पड़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ मोल प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, वो कोई क्वांटिटी है। वेट, वॉल्यूम, हीट, वर्क डन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सेम चीजें आपकी केमिस्ट्री में भी चलेंगी। अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ वो सब केमिस्ट्री में डिट्टो सेम ही है। और अगर केमिस्ट्री में होता तो मैं केमिस्ट्री में पढ़ाता तो मैं पढ़ाता ही नहीं है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं बच्चे, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं विच डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट बट इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। जैसे आपने बर्फ जमाई, कैसे जमाई? सपोज हो सकता है बर्फ हो, पहले उसे पिघलाया हो, पिघला के फिर वेपराइज हुआ हो, फिर वेपर बन के बारिश हुई हो, बारिश होकर आपने उस पानी को इकट्ठा किया हो और फिर जमा दिया हो। मतलब और एक तो ये है कि पहले बर्फ बर्फ पिघली, वेपर बनी, फिर बारिश आई, वो पानी बना, बर्फ से पानी बन गया। एक आपने डायरेक्ट से बाहर निकाल के रख दिया फ्रिज के, तो भी बर्फ से पानी बन गया। बर्फ से आइस से पानी बनाने के तीन प्रोसेस है भाई। आइस से मैंने वाटर बनाया, वाटर को वेपराइज कराया, फिर वेपर बना दिया, वेपर को कंडेंस करके फिर वाटर बना दिया, है ना। तो चाहे मैं इसको पढ़ूं या इतना पढ़ूं, ओवरऑल अगर देखूंगा तो दोनों में आइस और आइस से वाटर ही बन रहा है ना, है ना। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सेम रहेंगी, जैसे इसकी इंटरनल एनर्जी जितनी इसकी यहाँ पर होगी उतनी यहाँ पर होगी। ऐसे फंक्शन या वेरिएबल को कहते हैं पाथ स्टेट फंक्शन, जो केवल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। और कुछ फंक्शन या वेरिएबल ऐसे होते हैं जो स्टेट के साथ साथ पाथ में भी डिपेंड करते हैं। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पे अगर हम स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो वर्क डन अलग होता है, रफ सरफेस पे चलते हैं तो वर्क डन अलग होता है। ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन या वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन, फंक्शन या वेरिएबल that depends only on the state, that depends only on state, no matter how that state is achieved, no matter how that state is achieved. No matter how that state is achieved are state function. एग्जाम्पल इसका इंटरनल एनर्जी, भाई केमिस्ट्री में और भी है इसके, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। फिलहाल फिर इसमें क्या देखो, इंटरनल एनर्जी। पाथ फंक्शन, फंक्शन that depends on state as well as path, as well as path. Example, heat and work done. Example, heat and work done.
हाँ बच्चे, हाँ क्या बच्चे, नहीं, लेकिन वर्क डन तो वो उसी में काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ कहीं कहीं करता है, कहीं कहीं नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल दे पाथ फंक्शन, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो नहीं करता, फ्रिक्शन है तो करता है। फिलहाल इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये हमने काइनेटिक थ्योरी में भी पढ़ा था। इसका सिंबल कैपिटल यू और कैपिटल ई कुछ भी ले सकते हैं। इट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जी possessed बाय द बॉडी। इट इज सम ऑफ ऑल एनर्जी possessed बाय द बॉडी। इसका सम कितना होता है बच्चे? इसका हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, गैसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है एफ आर टी बाई टू, थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी में। इन काइनेटिक थ्योरी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था एफ आर टी बाई टू। एफ वाज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ वाज डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक टर्म होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब यू डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। एंड अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा यू जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा का था समझ रहे, चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू। इट इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या होता है बच्चे? इट इज द हीट चेंज, डी क्यू लिख सकते हो आप, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो आप? हीट का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एन सी वी डेल्टा टी। सीवी का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा यू होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा यू इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। It is the heat change at constant volume. Reversible process. हाँ बच्चे, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बच्चे? सपोज ये आपके पास गैस थी एक पिस्टन के अंदर, इसके अंदर का इंटरनल प्रेशर पी था, ये पिस्टन लगा हुआ था। ठीक है, आपने इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के कंप्रेस किया, ऊपर से फोर्स लगाया और ये कंप्रेस होने लग गया। ये क्या होने लग गया? कंप्रेस। लेकिन जब ये कंप्रेस हो रहा था तो अंदर का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया,
जिसकी वजह से अंदर के प्रेशर ने वापस से पुश कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है कभी जिसमें पिस्टन ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर नीचे ऐसे मूव करता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, एक्सटर्नल प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस थोड़ा डिफरेंस होगा, कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा। तो ये क्या होता है, प्रोसेस इन विच डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड, प्रोसेस इन विच डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड with a small change in pressure। थोड़ा सा प्रेशर कहीं जिस तरफ का ज्यादा हो तो वो दूसरी तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, वो होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर होता है P प्लस माइनस dP के। हीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था, ये फॉर्मूला भी हमने वहीं पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस टर्म वी हैव लर्नड इन काइनेटिक थ्योरी कि मोनोटॉमिक का 3 होता है, डायटॉमिक का 5 होता है, ट्राइटॉमिक में कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पे डिपेंड करता है। ठीक है, F स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चे फॉर्मूला तो नॉर्मल देखो ना, कि अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा था सपोज अंदर से, तो उसने बाहर कंप्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस है, अंदर की तरफ दबाना शुरू किया, रिवर्सिबल मतलब ऊपर जाएगी, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे गैस कंप्रेस होगी उसका प्रेशर बढ़ेगा और वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जैसे ऊपर जाएगी उसका प्रेशर कम होगा, बाहर से फिर दबना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है अंदर और बाहर के प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस है। अगर बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता तो दबता चला जाती गैस, है ना। अगर बाहर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होता तो दबती चली जाती, लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि इंटरनल एंड आउटसाइड एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। ठीक है ना। देखिए बच्चे, हीट, ठीक है, हीट हम पढ़ चुके हैं कि 3 तरीके की होती है, एम एस डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी और लेटेंट हीट वगैरह। इसके अंदर में टॉपिक पढ़ना है हीट चेंज। डेफिनेशन लिखनी है तो बच्चे, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। हीट चेंज dq, हीट चेंज dq। तो बच्चे इसके वही है, यही होता है एन सी डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, जो भी है। अब dq जो है, dq पॉजिटिव लेते हैं अगर सिस्टम हीट गेन करता है, सिस्टम हीट गेन करता है, और dq को नेगेटिव लेते हैं अगर सिस्टम हीट लूज करता है, if सिस्टम हीट लूज करता है। ये भी केमिस्ट्री में सेम ही है। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन। बच्चे इसके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब कंप्रेशन, आप इसे दबा रहे हो। वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन।
एंड वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम यानी कि एक्सपेंशन। वर्क डन बाय सिस्टम एक्सपेंशन। तो बच्चे देखिए, यहीं से केमिस्ट्री और फिजिक्स में अंतर आना शुरू हो गया। अभी तक जो था दोनों में सेम था, अब थोड़े 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 धीरे धीरे करके अंतर आने शुरू हो जाएंगे। बच्चे वर्क डन ऑन सिस्टम कंप्रेशन केमिस्ट्री में पॉजिटिव होता है, फिजिक्स में नेगेटिव होता है। ओनली द साइन ऑफ वर्क डन आर अपोजिट। वर्क डन ऑन सिस्टम कंप्रेशन केमिस्ट्री में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, फिजिक्स में नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय सिस्टम एक्सपेंशन केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसीलिए फॉर्मूलों में थोड़े बहुत फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, थोड़े बहुत स्लाइट डिफरेंस आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। देयर आर स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नाउ ड्यू टू द चेंज इन द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन। बाकी वर्क डन के फॉर्मूले सब वही वैसे ही रहेंगे। नाउ लेट्स सपोज अगर हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, देखिए बच्चे, लेट्स सपोज देयर इज अ गैस in a chamber which is expanding, internal pressure P है, बाहर से इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, बट दिस गैस इज एक्सपेंडिंग। इसका वॉल्यूम V था, इस पिस्टन का एरिया A था, और ये dx कुछ एक्सपेंड कर गया, dV वॉल्यूम बढ़ गया। तो बच्चे वर्क डन होगा, ये एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर। तो अगर एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा लेते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव, तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स। प्रेशर होता है बच्चे फोर्स इंटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। लेकिन यहाँ जो प्रेशर लेना होता है एक्सटर्नल प्रेशर लेना होता है, यहाँ जो प्रेशर लेना होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर लेना होता है। अब एरिया इंटू हाइट क्या होगा, वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो पी डेल्टा वी, यही फिजिक्स में होता है, यही केमिस्ट्री में होता है, बस साइन उल्टा होता है, वहां पर नेगेटिव लेना होता है। अगर एक्सपेंशन हो रहा होता तो वहां पर मैं वर्क डन शुरू से अपने आप नेगेटिव लेके चलता। दैट्स द ओनली डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव का अंदर चल रहा है, बाकी सब ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे, इंटीग्रल, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल ओ इंटीग्रल ऑफ V1 से V2 P एक्सटर्नल dV। ये वर्क डन का दो एक्सप्रेशन आ गए। इसमें हम केसेस डाल सकते हैं बहुत सारे, नोट हो गया बच्चे। देखिए बच्चे, केस वन, अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है आप एक बोतल के अंदर गैस लेके गए, स्पेस में जाके खोल दी, तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है ना। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ गैस इन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, एक्सपेंशन ऑफ गैस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो।
जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, ठीक है, तो वर्क डन भी 0 आएगा, क्योंकि वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ P1 से P2 P एक्सटर्नल dV। अब एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, तो वर्क डन भी कितना आएगा बच्चे? 0। एक्सपेंशन, सेकेंड, एक्सपेंशन ऑफ गैस when external pressure is constant. Expansion of gas when external pressure is constant. In this case बच्चे P external बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dV V1 से V2, P external dV का इंटीग्रल क्या होता है? V, V1 से V2, P external V2 minus V1। थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपके जो एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के जो पहले 2 एग्जाम्पल है वो इन दोनों फॉर्मूले से हो जाएंगे। एक में फ्री एक्सपेंशन दे रखा है, एक में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है, V1 दे रखा है 2 लीटर और V2 दे रखा है 10 लीटर। केमिस्ट्री के आपके जो पहले 1 और 2 एग्जाम्पल हैं वो इन फॉर्मूले से हो जाएंगे, बस साइन कन्वेंशन देख लेना। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चे देखिए, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? देखो, अभी हमने पढ़ा अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्लस माइनस डीपी होता है, पी प्लस माइनस डीपी होता है बच्चे, बस ये यहाँ लगा दीजिए पी एक्सटर्नल की वैल्यू। दिस एम्प्लाइज वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी V1 से V2 इंटीग्रल ऑफ dV लिमिट V1 से V2। एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कितनी है बच्चे? V1 से V2 P प्लस माइनस dP इंटू dV इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ V1 से V2 PdV प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ V1 से V2 dPdV। तो dPdV में ये नेग्लेक्ट होता है क्योंकि दोनों स्मॉल है, तो इनका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो ये बचता है इंटीग्रल ऑफ V1 से V2 PdV। मतलब इन शॉर्ट बात यह है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो आप चाहे एक्सटर्नल प्रेशर लेके सॉल्व करो या इंटरनल प्रेशर लेके सॉल्व करो, ठीक है, दोनों प्रेशर सेम ही होते हैं। और डिफॉल्ट आप मान के चलना कि इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा सेम है। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी करो उसमें आपको एक्सटर्नल प्रेशर कुछ नहीं देगा, वो कभी हमेशा सिस्टम के अंदर का प्रेशर वो देगा। तो आप ये मान के चलो कि डिफॉल्ट आपको ये मान के चलनी सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, डिफॉल्ट कंडीशन ये मान के चलनी है कि सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है। रेयर केस में अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर की बात, क्या बच्चे? मैंने कहा ना केमिस्ट्री के पहले 2 एग्जांपल है, बस बाकी और नहीं, मैंने भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, हमेशा नहीं तो रिवर्सिबल ही दे रखे होते हैं, ठीक है। पैटर्न हेडिंग इंडिकेटेड, अभी इंडिकेटेड डायग्राम करा रहा अभी, एक मिनट। देखिए बच्चे, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे ये बेसिकली कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी बनाई नहीं जा सकती, है ना। इट इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सपोज आपने एक सिस्टम को डी क्यू हीट दी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी U1 से चेंज होकर U1 प्लस डेल्टा यू हो गई या डी यू हो गई। डी क्यू हीट देने पर एक सिस्टम की एनर्जी U1 से बढ़कर U1 प्लस डी यू हो गई एंड इट परफॉर्म सम वर्क DW। तो डी क्यू किसके बराबर होगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये फिजिक्स में है, ये फिजिक्स में हो गया। केमिस्ट्री में क्या होता है? ये बस माइनस हो जाता। केमिस्ट्री में होता तो ये फर्स्ट लॉ क्या हो जाता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, और ये डी क्यू प्लस डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डी यू। और वहां पर जैसे सिंपल क्यू और डब्ल्यू लिख दे, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू। ये केमिस्ट्री में डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अंतर समझ आ रहा है बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स में? बस फिर वर्क डन का साइन खेल गया ना। वर्क डन का साइन यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होता, तो वहां पर केमिस्ट्री में लॉ दे रखा है डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ, चीज एक ही है, अलग नहीं है, चीज दोनों इक्को ही है, एंड में आंसर दोनों से एक ही आएगा। ठीक है, बस साइन कन्वेंशन अलग होने की वजह से टर्म्स बदल गई है फर्स्ट लॉ की। वहां भी ये लिखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन वहां लॉ ये लिखना है कि डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, और केमिस्ट्री फिजिक्स में लिखना है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो फिलहाल केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, नहीं आती मुझे, फिजिक्स में रहते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू पे। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू कहाँ रहते हैं? डी यू प्लस डी डब्ल्यू पर।